सो हेलो एवरीवन, थंबनेल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम मैं स्टार्ट करने वाला हूं एमसीक्यूज। अभी इस वीडियो के बाद एक स्क्रीन आपको दिखेगी जिसमें हम लोग राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पे एमसीक्यूज, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं आपके, वो हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, इसीलिए 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम लोग रैप अप करने की कोशिश करेंगे। बट बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, तो आने वाले वीडियोस में इसी का दूसरा तीसरा पार्ट हम लोग इशू करने वाले हैं, डिपेंडिंग कि आप उसको लाइक करते हैं या नहीं, कितने व्यूज आते हैं। और कमेंट में जरूर आप कमेंट करिए ताकि आने वाले वीडियोस हम आपको दे पाए, आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, आपको पता चल पाए आने वाले वीडियोस के बारे में। तो राजस्थान की तैयारी मुझे पता है कि बड़े जोरों शोर से आप चला रहे हैं और आपकी उम्मीद करता हूं कि तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। लेकिन दो तीन बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, करना चाहूंगा कि एक तो ये अपॉर्चुनिटी आप मान के चलिए कि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, आप ऐसे सोच के चलिए, ऐसे तैयारी करिए। और दूसरी चीज की जो माइनर एक्ट है, जो लोकल लॉज है राजस्थान के, और जो छोटे छोटे जैसे पॉक्सो हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, और भी जुवेनाइल जस्टिस हो गया, इस पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। ये सोच के कि यार एक दो नंबर के पूछते ही छोड़ दे तो ये थोड़ा गलती कर देंगे आप। और जो ग्रामर वाला पोर्शन है 30 नंबर वाला, उस पर भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, इक्वल फोकस करना है। मान के चलिए कि 25 से ज्यादा ही मार्क्स उस पर आने चाहिए ऑफ 30, तब जाके कुछ बात आपकी बनेगी। बाकी मेजर तो है ही है आपका, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब तो है ही है। टीपीए, इस पे तो फोकस करना ही करना है आपको। ये एक्चुअली पढ़े रहते हो तो ठीक है, थोड़ा रिवीजन में हो जाता है आपका। लेकिन जो लोकल लॉज है, आज आप पढ़ते हो कल भूल जाते हो। उसका रीजन ये है, दो तीन बातें। एक तो आपको लगता है पढ़ के मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं। आप जब डिस्कशन नहीं करोगे, एमसीक्यूज नहीं करोगे, आप अपने माइंड में वो चीजें क्वेश्चन फ्रेम नहीं करोगे, तब तो कुछ बात बनेगी नहीं, वो जो चीजें चाहिए। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता है, टाइम देना पड़ेगा आपको। तो बिना आपका टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा, आइए चलते स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं। और भी हमसे बातें करनी है, टेलीग्राम से जुड़िए। जो एमसीक्यूज आपको दिखेंगे वो पीडीएफ में शेयर मैं कर दूंगा, टेलीग्राम से आप जुड़िए हमारे साथ और आपको जरूर पीडीएफ आपको मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरू करता हूं मैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं चीजें, स्टडी मटेरियल ऑन ईच सब्जेक्ट आप पा सकते हो। लास्ट एमसीक्यूज आपको मिल सकता है जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म से। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स में, लाइव लेक्चर्स में। मॉक टेस्ट फैसिलिटीज भी है अवेलेबल। आप मॉक टेस्ट फैसिलिटीज भी, आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। लीडिंग केस लॉज आपको मिलेंगे, जनरल नॉलेज, स्टेट वाइज प्रिपरेशन होते हैं। ये दीज आर दी फैसिलिटीज जो आपको जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं। हमसे आप सोशल मीडिया पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए। जुडिशियल अड्डा, अगर इस चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको आने वाले और वीडियोस और एमसीक्यूज किस पे चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर आप हमसे जुड़िए ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके एमसीक्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 2A ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड अम्यूनिटीज डज नॉट इंक्लूड। सो बेसिकली वो कह रहा है अम्यूनिटीज में कौन सा शामिल नहीं है। आपने 2A में अम्यूनिटीज की परिभाषा पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ा आपने, और वहां पे आपने देखा होगा कि ये भी स्टेयरकेस, लिफ्ट भी है, सैनिटरी सर्विसेज भी है, टेलीफोन एंड टीवी केबल सर्विसेज भी है। दीज आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अम्यूनिटीज। बट लेकिन वर्कशॉप एंड मोटर गैरेज, ये जो है चीजें इंक्लूड नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये ए वाला होगा, क्योंकि डज नॉट में पूछा है, क्या नहीं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सन। तो आपको पता है कि ये जो रेंट ट्रिब्यूनल वाला कॉन्सेप्ट है वो कहां पे, पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 13 है। सो यू मे रिफर सेक्शन 13। भाई एकदम सेक्शन याद किए रहो, रटे रहो, क्योंकि देखो एक एक नंबर हमें कंट्रोल करना है भैया, एक एक नंबर कंट्रोल करना। सब भरे पड़े हैं, राजस्थान में जाएंगे और आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से हो रहा है जो हरियाणा का दे चुके हैं, जो एमपी का दे चुके हैं, जो दिल्ली का दे चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं भाई 2-2 3-3 साल से। तो आपको ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना है। यू हैव टू अचीव, यू हैव टू गेन, यू हैव टू मेक द टारगेट ऑफ 80 मार्क्स। आप 80 नंबर से नीचे सोचो ही मत। तो कैसे आएगा, आपको एक एक नंबर फाइट करनी पड़ेगी वहां पे। तो सेक्शन 13 से सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ऑफ। सेक्शन 13 कहां पे है, चैप्टर 5 में। तो 13 में यहाँ पे बात दी गई है रेंट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो राज्य सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो कौन नियुक्त करता है, वो हाई कोर्ट नियुक्त करता है। और कितना प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितना होगा, वो 1 पर्सन होगा। तो ये ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। और जल्दी से आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो चैनल को अगर आप देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। Whether the High Court may authorize the presiding officer of one rent tribunal to discharge the function of presiding officer of another rent tribunal also। ठीक है भाई, ये भी आपको वहीं पे दिख जाएगा, 13 में ही दिख जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान है, यस है, ये तो सबको आ रहा होगा। ये यस है इसका जवाब।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 18 के अनुसार राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट रेंट ट्रिब्यूनल शैल इन डिसाइडिंग सच पिटीशन टू विच प्रोविजन कंटेन चैप्टर 2-3 ऑफ दिस एक्ट डू नॉट अप्लाई हैव ड्यू रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो वो कह रहे हैं कि देखो धारा 18 क्या कहता है, एक बेसिकली धारा 18 जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल, तो रेंट कंट्रोल के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। तो वो कहता है भैया एक तो कि देखो जिस पे जुरिस्डिक्शन रेंट कंट्रोल का वहां पे सीपीसी का कोई लेना देना नहीं है, सिविल कोड का कोई लेना देना नहीं। एक तो बात है इस तरीके से वो कर रहा है। दूसरी बात है वो क्या कर रहा है कि भैया मतलब कहने का ये कि जहां पे ये एक्ट एक्सटेंड होगा जिस पे उस पे सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन होगा, कोई सिविल कोर्ट वहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगा उस केस को। यानी कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच राजस्थान में रहता हुआ कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, उसके बीच लड़ाई झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा रिलेटेड टू रेंट, रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज रिलेटेड, तो देन सिविल कोर्ट विल नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर दैट सिचुएशन, ओवर दैट पिटीशन। आप पिटीशन सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल पे ही लगाओगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। रेंट ट्रिब्यूनल जब इस झगड़े को, इस पिटीशन को टेक केयर करेगा, जो कि चैप्टर 2 और 3 में दिया मेंशन है, वो कह रहे हैं कि वहां पे टीपी अप्लाई होगा। जहां पे चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होता है उस केस में वो कह रहे हैं कि टीपीए लागू होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। तो ये आपका ए वाला हो गया और बी वाला होगा, यानी कि आंसर अगर देखें तो ई होगा, ई इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आई होगी। कमिंग फर्दर, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन द सीपीसी, ठीक है। रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ये भी गलत है। रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी adjournment विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजन thereof in writing. Rent tribunal and the appellate rent tribunal shall not have any powers to regulate their own procedure, ये भी गलत बात है। वो कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पे रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस देयर ऑफ इन राइटिंग। और इसमें आपको क्या सही लग रहा है, जवाब दीजिए आप। तो इसमें रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन द सीपीसी, ये वाला एक क्वेश्चन है। और बता दीजिए भाई, और आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी, तो इसका जवाब है ए वाला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए सही है। देखो भाई क्या है ना कि आप जब सेक्शन 21 पढ़ोगे, सेक्शन जब 21 पढ़ोगे तो वहां पे दे रखा है पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। तो वहां पे दे रखा है, देखो एक तो वहां पे दे रखा है कि रेंट ट्रिब्यूनल चाहे हो चाहे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल हो, वो जो सीपीसी का प्रोसीजर है उससे बाउंड नहीं होगी, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये कहना गलत है कि शैल बी बाउंड, तो ये गलत हो गया। दूसरा है रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी गाइडेड, ये गलत कह रहा है। देखो भाई सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो उसके द्वारा गाइड किया जाएगा, उसे मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है एप्लीकेबल होगा रेंट ट्रिब्यूनल पे, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगी रेंट ट्रिब्यूनल। तो ये भी बात गलत होगा क्योंकि ये कह रहा है नॉट फॉलो रेंट ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट, ये वाला करेक्ट है, ये वाला अगेन गलत है। रेंट ट्रिब्यूनल अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट हैव एनी पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, भी गलत है। शैल हैव पावर, ये भी बात 21 की है। 21 जब आप पढ़ेंगे तो 21 का सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा कि रेंट ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने पावर से अपना ओन प्रोसीजर बना सकती है, उसके द्वारा रेगुलेट हो सकती है, ठीक है। और ये बात भी सेक्शन 21 का है, आप सब सेक्शन 4 पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको दिख जाएगा। तो एक एक सेक्शन से आप देख रहे हो कि सब सेक्शन से भी बातें पूछी है, आपको हल्के में नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि व्हाट अप्रोच वी हैव टू हैव while studying the rent control, राजस्थान रेंट कंट्रोल, आपको आरजेएस का अगर क्वालिफाई करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 23 रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूअंस विद विथहोल्डिंग ऑफ एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट इन ए समरी मैनर, ठीक है भाई। Within how much period he shall submitted by the landlord or tenant on this subject from the date of its presentation? तो ये 60 दिन है भाई, इसको देख लेना। और यहाँ पे सेक्शन तो मेंशन कर ही दिया, तो मैं क्या बताऊं, सेक्शन 23 में आप देख लेना, वहां पे 60 दिन का प्रावधान दे रखा है, आप आराम से देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु may authorize the presiding officer of one rent tribunal to discharge the function of one of the presiding officer of another? तो ये हाई कोर्ट ही रहेगा कि हाई कोर्ट के पावर रहता है कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक ट्रिब्यूनल का देख रहा है तो उसे दूसरे ट्रिब्यूनल का भी दे दो, ऐसा वो पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही रहता है। तो ये आपने पिछली बार जो क्वेश्चन आया था इससे मिलता जुलता, वो उसमें भी आपने देख लिया। अच्छा निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सत्य कथन है? वो सत्य कथन बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल एंड एज सच प्लेसेस एज मे बी डीम्ड नेसेसरी बाय नोटिफिकेशन, ठीक है भाई। Where two or more appellate rent tribunal has constituted for any area, state government may by general or special order regulate the distribution of business among, ठीक है भी। Appellate rent tribunal shall consist of one person only,
टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये डी वाला है, सारे कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, appellate tribunal shall fix of date of hearing which shall not be from the date of later than service of notice of appeal on the respondent। ये कितना दिन है? तो ये 45 डेज है भाई, इसको आप देख लेना, ये 45 डेज का प्रावधान है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 8 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील ऑफ द रिस्पोंडेंट द अपील इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जितना डिस्पोजल वाला केस है, चाहे वो सेक्शन आपने 15 में देखोगे, आई थिंक 15 में है रिवीजन से रिलेटेड, रेंट रिवीजन, एविक्शन ऑफ टेनेंट से रिलेटेड, 14 में आपका रिवीजन ऑफ रेंट वाला प्रोसीजर है। तो चाहे वो अपील या पिटीशन, चाहे वो पिटीशन रिवीजन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पिटीशन टेनेंट को एविक्ट करने के लिए हो, चाहे वो पिटीशन इमीडिएट पोजीशन के लिए हो। तो देखो 14 में क्या है, सेक्शन 14 में मैं यहीं पे बता देता हूँ। सेक्शन 14 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे जो रिवीजन ऑफ रेंट के लिए पिटीशन दायर किया जाता है, उसका डिस्पोजल ऑफ जो है 150 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 150 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। तो वो वाला हो गया। अब ये 19 वाला पूछ रहा है, 19 वाले में अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील्स एंड लिमिटेशन देयर ऑफ, वो वाला है। तो वहां पे आप ये कह सकते हो कि 180 डेज है। मैं आपको बताऊं कि 180 डेज में अपील का प्रावधान जो है खत्म हो जाना चाहिए, मतलब डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। तो 180 डेज आप याद रखिएगा। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं भाई, When the Rajasthan Rent Control Act came into effect, तो ये केम इनटू इफेक्ट वाला आया, ये बहुत ही आसान है, केम इनटू इफेक्ट आपको आना चाहिए। और इसमें आप जवाब दीजिए भाई, इसमें आपका एक सी वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी वाला है ना। आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द राजस्थान कंट्रोल एक्ट। अब राजस्थान कंट्रोल में कितने सेक्शन, कितने चैप्टर है भाई, और कितने शेड्यूल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट में जब बेयर एक्ट देखेंगे तो 4 शेड्यूल आपको नजर आएगा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी। तो ये देख लेना, और कौन कौन सा फॉर्म जाता है, कहाँ कहाँ पे जाता है। जैसे शेड्यूल ए जब पढ़ोगे तो जब रेंट ट्रिब्यूनल में आप अपील करते हो, पिटीशन लगाते हो, तो वो फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे रेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब आप अपील लगाते हो, पिटीशन दायर करोगे, तो वो वाला फॉर्मेट यूज किया जाएगा। तो ऐसे देख लेना, याद कर लेना, हो सकता है वहां से पूछ ले। सो बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रिवीजन इज मेंटेनेबल, ओनली रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल, स्पेशल लीव टू अपील इज मेंटेनेबल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बी वाला रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल। 14 में देख लेते हैं भाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है ना, प्रीमाइजेस को इजेक्ट करना, इजेक्टमेंट, रेंट को कंट्रोल करना, रेंट को डिटरमाइन करना, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 शैल एक्सटेंड, कहां तक एक्सटेंड करेगा। तो बहुत आसान है, इन द फर्स्ट इंस्टांस ऐसे दिया था ना, इन द फर्स्ट इंस्टांस टू सच ऑफ म्युनिसिपल एरियाज विच आर कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट। उसके बाद बी वाला, लेटर ऑन सच ऑर्डर म्युनिसिपल एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाई। ठीक है, बोथ ए एंड बी है, ये दोनों वाला है, सेक्शन 1 में ही आपको मिल जाएगा। अंडर सेक्शन 2 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, वर्ड एमिनिटीज इंक्लूड्स, क्या क्या आता है एमिनिटीज में, सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पैसेजेस, पासेज है, ये पैसेज नहीं, पासेज है, पासेज, लेबोरेटरीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ये डी में। In the absence of any specific contract, the word amenities does not include telephone and TV cable services, धोबी घाट services, natural light, conservancy and sanitary services। तो आपको तो पता ही चल गया होगा आप तक, देखिए धोबी घाट सर्विस ही है, ऐसा कुछ नहीं है। एमिनिटीज की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो इस टाइप का कुछ नहीं, बाकी सब है एमिनिटीज में, ये नहीं है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड, लैंडलॉर्ड मींस क्या होता है भाई, एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस ऑन हिज ओन अकाउंट, बिल्कुल सही। उसके बाद एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग रिसीविंग इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर ऑफ एनी अदर पर्सन। एनी पर्सन हु वुड सो रिसीव और टू बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट, ठीक है, सारे हैं इसमें टी। 19 का देख लेते हैं, लीज। अब आप सोच रहे हो लीज का क्यों क्वेश्चन पूछा भैया। लीज जो है यहाँ पे डेफिनेशन में, परिभाषा में दिया है एक टर्म, लीज को कहा है कि जैसे टीपीए में डिफाइन है वैसे यहाँ उसका मतलब होगा। तो इसीलिए हो सकता है लीज का मतलब पूछ लिया इन्होंने। तो कह रहे हैं लीज इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मे बी फॉर अ डेफिनेट पीरियड और परपेचुअल पीरियड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कंसिडरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये टीपीए से आपको मिलेगा, हालांकि रेंट कंट्रोल एक्ट में ये सब बातें नहीं, लेकिन टीपीए में आपको मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने पूछ लिया। कंसिडरेशन ऑफ ए लीज में भी इन द फॉर्म ऑफ क्या, कैश हो सकता है, वैल्यूएबल थिंग्स, शेयर्स ऑफ क्रॉप्स और सर्विसेज ऑफ सर्वेंट। तो ये डी ही होगा, ये एक्चुअली टीपीए का क्वेश्चन है।
है तो क्वेश्चन टीपीए का, लेकिन यहाँ पूछ लिया इसलिए क्योंकि वो कह रहा है ना स्टार्टिंग में कि टीपीए में जो मतलब है रिलीज का, वो यहाँ पे वही मतलब है, तो इसलिए उस अंदाज से उन्होंने पूछ लिया। तो हालांकि एग्जामिनेशन में आएगा तो आप समझ जाओगे कि टीपीए का क्वेश्चन है, तो टीपीए उस अंदाज से भी आप कर सकते हो, इसको करेक्ट कर दोगे। सो 20 क्वेश्चन हो गए और आपका इसका सेकंड पार्ट जो है जल्दी ही मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगता है आपको, आपके व्यूज के अकॉर्डिंग, आपके लाइक्स के अकॉर्डिंग जो है सेकंड वीडियो हम और बना देंगे। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो हमारे पास एक चॉकलेटी क्वेश्चन भी है, हमने खुद ही फ्रेम किया है। ये सब तो आपने किसी बुक में देखे होंगे क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे बनाए हुए क्वेश्चन है जो बहुत ही डेप्थ से पूछा गया है। अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आप बता पाओगे। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।